दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेटिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। वाराणसी पुलिस कमिश्नर की साइबर क्राइम टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम पर आम लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। साइबर क्राइम पर दर्ज केस के अनुसार महमूदगंज निवासी सुभाष चंद्र से 49.4 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों को मानसिक दबाव में लेते थे और फिर उनसे ठगी करते थे। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर साइबर अपराधी गौरव जायसवाल लखनऊ, दबिश उर रहमान और असद वकील खान सीतापुर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल फोन और 3,335 रुपए नकद बरामद हुए हैं। ठगी का तरीका, अपराधी फर्जी निवेश या गिरफ्तारी के नाम पर लोगों को फंसाते थे, फिर उनके बैंक खातों से विदेशी गिरोह के साथ मिलकर पैसा ट्रांसफर कर नकदी निकाल लेते थे। इसके बदले में डॉलर में कमीशन भी मिलता था। पुलिस अब इनके विदेशी नेटवर्क की भी जांच कर रही है। वाराणसी की जो साइबर टीम है उसने काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त की है। ये एक हमारा मुकदमा चल रहा था 16/25, जो कि हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव था क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट का मैटर था और इसमें एक जो रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे हाई कोर्ट के, उनके साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में फ्रॉड हुआ था। तो जब इसमें विवेचना हमने स्टार्ट की तो ये जब खातों का एनालिसिस हुआ तो फिर ये 3 लोग मिले। उसमें से एक जो खाता धारक है वो उसने खाता खोल के खाता अपना बेचा था। बाकी 2 जो साइबर अपराधी हैं वो लोग खाते खुलवाते थे लोगों को, उसमें जो फ्रॉड के पैसे थे उसमें संकलित करते थे और हवाले के माध्यम से दुबई भी भेजने की इसमें बात आ रही है। पुराना कोई अपराध है लोग? अभी तो फ़िलहाल तो कोई आपराधिक इतिहास हमने नहीं देखा है, बट ये पहले भी इस प्रकार की घटनाएं कर चुके हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये लोग सीतापुर और लखनऊ के हैं। ये लोग जांच के क्रम में हमारे साथ आए थे और फिर इनकी गिरफ्तारी यहीं बनारस से ही हुई है। जो लोग धनराशि काफी बड़ी दिखाई दे रही है, 49 लाख के आसपास की धनराशि दिखाई दे रही है। जी, जो फ्रॉड का अमाउंट है वो उसमें काफ़ी बड़ी धनराशि है, पर इसमें अभी फ़िलहाल जो बरामदगी हुई है फ़ोन्स की ही बरामदगी हुई है, ज़्यादा कैश बरामदगी नहीं हुई है। इसमें जो पैसा का फ्लो है क्योंकि अधिकतर हवाले के माध्यम में इंडिया के बाहर चला गया है, तो इसमें अभी फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं जो बाकी अन्य खातों में जो पैसा क्योंकि विदेशों से लिंक लग रहा है मैडम, तो जी क्योंकि आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है, अपने जो ज्ञान विदेशों से ऐसा लिंक लग रहा है, दुबई जैसे वरिष्ठ कंट्री से लिंक लग रहा है, तो क्या कुछ इस पर अभी तक हम लोग पहुँच पाए हैं? विदेश में कुछ नाम सामने आ पा रहे हैं कि ये कौन लोग हैं? कुछ नाम सामने आ रहे हैं बट वो अभी हमारे विवेचना में सम्मिलित हो गए हैं, तो अभी रिवील करना ठीक नहीं है। तो इस पर अभी काम चल रहा है और इसमें विवेचना जारी है। क्या ये कोई सरगना बना हुआ है? इस सरगना के तहत किया जाता है इसको? ये इन लोगों का गैंग है। अभी फ़िलहाल ये लोग टेलीग्राम से आपस में मिलते जुलते रहते हैं। ये लोग तो आपस में परिचित भी थे। ये बीकॉम, इसमें से एक बीकॉम का छात्र था, तो वो बाकी लोगों से वहीं आसपास के मोहल्ले में मिला भी था। तो इनकी ये गैंग थी, बट साइबर अपराध जैसे कि आप जानते हैं पूरे देश विदेश में इन लोगों के लिंक्स रहते हैं। इन तीनों का रोल क्या था? इन तीनों का रोल यही था कि ये खाता खुलवाते थे और जो पैसा संकलित करके बाहर भेजते थे। साइबर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, साइबर अपराध की, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारी जनता के लिए, बनारस की जनता के और जनता के लिए? कैसे बनारस की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे, जो कि संदेश आपको, अगर आप कॉलर ट्यून भी आज फ़ोन जो चलाते हैं तो कॉलर ट्यून में भी बजता है, तो कृपया उसे ध्यान दें, है ना, इग्नोर ना करें। यही है कि जब यदि कोई आपको फर्जी CBI का अधिकारी बनता है या फिर फर्जी जज का कॉल आता है तो फिर वो डिजिटल अरेस्ट का मामला हो सकता है। आपको अवेयर रहना चाहिए और यदि किसी के साथ साइबर अपराध की घटना होती है तो फिर आप 1930 या फिर cybercrime.gov.in हमारा जो पोर्टल है उसमें तुरंत अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं व्हाट्सएप पे जिसपे वर्दी
आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में योगा मंच के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 15 से 21 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत होने वाले कार्यक्रमों के लिए नगर पालिका द्वारा योगा मंच बनाया जा रहा है। इसके लिए जानकारी मिलते ही बसपा नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर बलीराम ने विरोध शुरू कर दिया। बसपा कार्यकर्ताओं ने निर्माण कार्य को रोकते हुए गड्ढे में मिट्टी भरनी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे एसडीएम, सीओसीटी और नगर पालिका ईओ ने हालत संभाले हुए डॉक्टर बलीराम का आरोप है कि डीएम ने उन्हें ज्ञापन देने से रोका और ऑफिस से बाहर निकाल दिया। पूर्व सांसद की मांग है कि पार्क की यथावत रखा जाए और मंच अस्थायी बनाया जाए। वहीं डीएम रविंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि ये निर्माण शासन के निर्देश पर हो रहा है और इसमें कोई राजनीति नहीं चलेगी। मौके पर पुलिस बल तैनात है और बसपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। चंदौली डिपो में तैनात फोरमैन अनिल पर भ्रष्टाचार और चालकों के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। एक चालक ने शिकायत कर बताया कि अनिल झूठे मामलों में फंसाकर मोटी रकम वसूलते हैं और विरोध करने पर धमकाते हैं। शिकायत में कहा गया कि अनिल और उनके सहयोगी डीजल पंप व पाइप जैसी सामग्रियों को चालकों के बस में रखवा कर वीडियो बनाते हैं और चोरी के झूठे आरोप लगाते हैं। रात में खड़ी बसों में डीजल चोरी कर उसे बेचा जाता है और नुकसान का दोष चालक पर मढ़ा जाता है। पूर्व में सिटी बस डिपो में भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। डिपो में 130 टायर, 60 रिम जैसी महंगी वस्तुएं भी गायब हैं, जिसमें कोई हिसाब नहीं। पीड़ित चालक ने ड्यूटी बहाल करने की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। रमेश जी, क्या मामला है, किस लिए वार्ता बुलाया? ये मामला एंटी करप्शन से संबंधित है और एक लगभग 8-9 महीने पहले पुराना मामला है, जिसमें जो है कैंट रोडवेज परिसर से बाबू रियाजुद्दीन गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने मीडिया के समक्ष और चिगरा थाने को पुलिस के समक्ष गौरव वर्मा का नाम लिया था। साथ ही मैंने भी बताया था। ये रियाजुद्दीन किस मामले में गिरफ्तार हुए थे? रियाजुद्दीन मेरे स्थानांतरण के संबंध में जो हाई कोर्ट का आदेश आया था, उसी के समक्ष में उन्होंने रिश्वत मांगी थी गौरव वर्मा के कहने पर, जिसको 30 मई को एंटी करप्शन टीम द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया। और उस क्लीन चिट देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, गौरव वर्मा की बगैर हाई कोर्ट से जमानत हो जाए और उसमें कोई बहुत बड़ा प्रकरण नहीं है। जबकि उनको हाई कोर्ट से धारा 35 का लाभ मिला था। धारा 35 की मियाद 90 दिन होती है, लेकिन 8-9 महीने के बावजूद उनकी विवेचना अभी तक पूरी नहीं की गई। कहीं न कहीं से उसको शासन स्तर पर बचाने का प्रयास चल रहा है। जबकि हमने आप लोगों प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ईडी और सीबीआई की मांग की थी। इनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इनके खातों की जांच होनी चाहिए। तमाम लेटर हैं हमारे पास, जिसमें हम जिलाधिकारी, आयुक्त, कमिश्नर के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन दिया है। कितने लोगों का नाम है इसमें शामिल है, तमाम सबूत भी दिए हैं एंटी करप्शन को जाकर। 35 लाख के गमन की जो है पूरी सबूत, पूरी फाइल बना करके एंटी करप्शन को हमने दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और जब 30 तारीख को उन्हें क्लीन चिट मिल गई, तो हमें परेशान करने के लिए हमारे डिपो के एक फोरमैन साहब हैं, अनिल फोरमैन, वो किसी न किसी कारण से ड्यूटी रोक दिया करते हैं। किसी न किसी कारण से ड्यूटी रोक दिया करते हैं। ये डिपो में 150 से 200 लीटर डीजल रोज भिजवाते हैं अपने कार्यशाला कर्मियों की मदद से, और उसका इल्ज़ाम है ड्राइवरों के ऊपर लगाते हैं। ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है और उसको फर्जी चार्जशीटेड की तरफ 1-2 ड्राइवरों का ये नाम भी कटवा चुके हैं। वायरल वीडियो का क्या मतलब है? जो ये ऑडियो वीडियो हमारे रिश्तेदार को जो है फ़ोन करके धमकी दी जा रही है, यदि आपने गौरव वर्मा के प्रकरण में अपना बयान नहीं बदल दिया तो आपके हित में अच्छा नहीं होगा। किसके द्वारा दी गई है? ये अनिल फोरमैन द्वारा दी गई। इसी वजह से हमें किसी न किसी केस में फर्जी उलझा करके, कभी कहते हैं झूठे चोरी, डीजल चोरी के। क्या इस मामले का प्रशासन को संज्ञान किया आप या आपने उच्च अधिकारी को? संज्ञान किया। मैं एंटी करप्शन में गया था, वहाँ भी आवेदन दिया। वरिष्ठ उपाधीक्षक एंटी करप्शन वाराणसी को हमने रजिस्ट्री किया, मौके पर जाकर मिला। अपने डिपो के उच्च अधिकारी से बात? अपने डिपो के उच्च अधिकारी से मिले हैं, तो उच्च अधिकारियों द्वारा कोई बहुत बड़ा आश्वासन नहीं दिया गया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनके खिलाफ FIR हो, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, जिससे फिर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की धमकी किसी भी
छोटे कर्मचारी को भविष्य में न दे। अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो फिर आप क्या करेंगे? अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम आयुक्त के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, बल्कि मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे, और इससे भी नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाएंगे। इनके खिलाफ 156/3 का मुकदमा कराएंगे और यथासंभव हमसे जो समझ में आएगा कि जो हम कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई हम करेंगे। आगे यदि हमारी बातों को नहीं माना गया सब कुछ करने के बाद तो हम अपने संघ की तरफ से, अपने डिपो की तरफ से, अपने यूनियन की तरफ से महाप्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, बल्कि चक्का जाम तक करने का प्रयास करेंगे, जो भी हमारे पास समझ में आएगा। मऊ की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर को लेकर घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने राजभर को गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला नेता बताया। बद्रीनाथ ने आरोप लगाया कि पहले सपा के साथ चुनाव लड़ा, फिर अब्बास अंसारी को कभी अपना विधायक बताया तो कभी नहीं। अब अंसारी परिवार को टिकट न देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले योगी को मठ भेजने की बात करते थे, अब उन्हीं की गोद में मंत्री बनकर बैठे हैं। बद्रीनाथ ने सवाल उठाया कि जो अपने जात का नहीं हुआ वो अपने बात का क्या होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मऊ की जनता अब जागरूक हो चुकी है। जैसे घोसी में दारा सिंह को हराया, वैसे ही मऊ में ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त करवाई जाएगी। बद्रीनाथ ने दावा किया कि घोसी नवनिर्माण मंच मऊ में ऐसे फरेबी नेताओं का राजनीतिक सफाया करेगा। नमस्कार, मेरा नाम बद्रीनाथ है, संस्थापक घोसी नवनिर्माण मंच। घोसी लोकसभा में बाहरी नेताओं का कब्जा है और आपने देखा पिछले हफ्ते अब्बास अंसारी की मऊ सदर से विधानसभा की सदस्यता जब समाप्त हुई तो फिर से राजनीतिक रंग बदलने वाले नेता मऊ जिले पर हावी होने लगे हैं। दल बदलू तो आपने सुना होगा, गठबंधन बदलू सुना होगा, लेकिन रंग बदलू नेता जो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी पार्टियों को चकमा देते हुए मऊ को चकमा देने के फिराक में है ओम प्रकाश राजभर। पहले कहता था ये नेता कि योगी जी को हम मठ में वापस भेज देंगे और सपा गठबंधन करके और भाजपा सरकार में मंत्री बन गया। और पहले कहता था अब्बास अंसारी अखिलेश यादव जी के विधायक हैं, अब जैसे ही सदस्यता आ गई दावा करने लगा ये मेरे विधायक हैं, इनकी विधायकी बचाने के लिए मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। फिर उसी के 48 घंटे बाद इसने बयान जारी किया कि अब्बास अंसारी या मुख्तार अंसारी परिवार से हम किसी को टिकट नहीं देंगे, किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। और कल शाम को मैंने एक बयान देखा जिसमें इसका लड़का दावा कर रहा था कि हम लोग जो मऊ सदर में विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अशोक सिंह जी थे वो मुख्तार अंसारी के आदमी थे। इस तरीके से ये मऊ की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हर क्षण नया नया बयान देकर और मऊ की जनता को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। यहाँ मऊ में क्या समस्याएं हैं, मऊ के जनता की समस्याओं का कोई सरोकार नहीं है। और ये जो जाति पर राजनीति करने वाला ये व्यक्ति है, ये अपने जात का नहीं हो तो ये अपने बात का कैसे होगा। अपने जात की भलाई की बात करने के लिए आया और कहा कि आरक्षण दिलाऊंगा। आरक्षण दिलाने के बजाय ये सत्ता की मलाई खाने में लग गया। अब देखिए, आसन्न चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू की है। हमने देखा है कि इस मऊ का कल्याण कोई भी पार्टी करती नहीं दिख रही है। घूम फिर के इन्हीं बाहरी नेताओं के चंगुल में हमारी जनता को भेज रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसे सरकार में रखे या न रखे, लेकिन मऊ की जनता ने तय कर लिया है और घोसी नवनिर्माण मंच का एक एक कार्यकर्ता यह डिसाइड कर चुका है। सरकार से इसे बाहर करे या न करे, भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, लेकिन इसको मऊ से बाहर कर दिया जाएगा। इस बार चुनाव में इसको हराकर इसके गांव वापस भेज दिया जाएगा। और इसकी जो परिपाटी है, धोखे की राजनीति है, बाढ़ आती है तो कहाँ रहता है ये नेता,
जब किसानों की फसल जल जाती है तो ये नेता कहाँ चला जाता है? जब जनता को समस्या आती है तो ये नेता कहाँ चला जाता है? लेकिन जब चुनाव आता है तो ये एक नई बात लेकर चला आता है। गिरगिट भर इससे ठीक होते हैं, लेकिन ये तो गिरगिट से बड़ा रंग बदलने वाला जीव है। ये रंग बदलू नेता है। इस रंग बदलू नेता से मऊ को बचाने के लिए घोसी नव निर्माण मंच अब मैदान में आएगा और घोसी और मऊ विधानसभा में इसको जो पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, इसके सारे जो दावे हैं और इसके सारे जो पाखंड हैं उसे मुक्त कराएगा। और अब ये अलगू राय शास्त्री की धरती है, कल्पनाथ राय की धरती है, ये विष्णु देव गुप्ता जी की धरती है। ऐसे महान नेताओं की धरती। यहाँ पे राम सुंदर पांडे जैसे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। यहाँ पर अपने क्षेत्र के नेता फिर से पैदा किए जाएंगे और इस नेता के पाखंड से बचाकर अपने इलाके को फिर से विकास की बुलंदियों से पर पहुंचाया जाएगा। बाहरी नेता, दल बदलू नेता दारा सिंह को जो घोसी की जनता ने सबक सिखा दिया और इसके बेटे को लोकसभा चुनाव में सबक सिखा दिया, जिस पार्टी के अगुआ ने कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जूता से मारो, वो भी कार्यकर्ता हमारे संपर्क में है। अब की आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके पार्टी की 100% जमानत जब्त होगी और ये मऊ से पार कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक 29 से 31 मई तक रायपुर स्थित इंदिरा गांधी काशी कृषि विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। इसमें देश भर में 478 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में शिक्षा, छात्र हित, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के दौरान 4 प्रमुख प्रस्तावित पारित किए गए। कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर नियंत्रण, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्तियों में हो रहे देरी, आंतरिक सुरक्षा पर विमर्श और वैचारिक अस्थिरता पर चिंता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। बैठक में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, रानी अबक्का की 500वीं जयंती और आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को लेकर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की घोषणा की गई। साथ ही छात्रावास सर्वेक्षण, पुस्तक प्रकाशन और संवाद यात्राओं की योजना भी बनाई गई। अभाविप ने रायपुर बैठक में पर्यावरणीय नवाचार जैसे प्लास्टिक मुक्त परिसर और शून्य खाद अपव्यय जैसी पहलों को भी अपनाया। परिषद ने पंच परिवर्तन और संगठनात्मक विस्तार के संकल्प के साथ आगामी अभियानों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पत्रकारों से बात करते हुए अभाविप काशी प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत राय ने बताया कि परिषद छात्र हित, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भ्रष्टाचार व कुलपति नियुक्ति जैसे मुद्दों पर आंदोलन करेगी। इस पर जो देश भर के अलग अलग संस्थान है, खासकर बीएचयू जैसे जो संस्थान है, जहां पर कुलपति की नियुक्ति में लगातार देरी हो रही है और इससे जो अस्थिरता विश्वविद्यालय परिसरों में हो रही है, उसको लेकर एक हम लोगों ने इस पर चिंता अपनी व्यक्त की है और इस पर एक लंबी चर्चा विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में हुई है। किस प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक सक्षम नेतृत्व की कमी के कारण आज इस प्रकार की अराजकता हो रही है। शोध प्रवेश में तमाम प्रकार की धांधली, तमाम प्रकार की अनियमितताएं हुई, जिसमें यूजीसी को दखल अंदाजी करनी पड़ी। तो इसको लेकर भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी विश्वविद्यालय परिसर है, बीएचयू हो या आईजीएनटीयू हो, वहां पर अविलंब कुलपतियों की नियुक्ति करके वहां के शैक्षणिक परिदृश्य को सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अभी हम जानते हैं कि किस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, भारत के नागरिकों की निशंस हत्या की। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा है तो सरकार और समाज का सजग होना आवश्यक है। इसको लेकर एक प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है कि किस प्रकार से सीमाओं को सुरक्षित रखने के साथ ही जो आंतरिक स्थिति है भारत की सुरक्षा की, उसको भी सुदृढ़ करने के लिए नागरिकों को भी आगे आना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक तरह से कराई, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि तमाम प्रकार से देश के अंदर ही देश के जासूस जो अलग अलग देशों को भारत की जानकारी बेच रहे हैं, ऐसे लोग का पर्दाफाश हो रहा है, तो उनसे सतर्क रहने के लिए भी अभाविप ने आह्वान किया है। इसके साथ ही चौथा प्रस्ताव हम लोग ने पारित किया है, जो कि वैश्विक व्यवस्था में भारत की बहुआयामी पहल। हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी हमला पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था, उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर वहां के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। उसके साथ ही भारत ने अपना अलग अलग देशों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी भेजा कि भारत का जो पक्ष है, भारत का जो जवाब है वो विश्व भर में जाए, और इसमें कहीं ना कहीं भारत सफल हो रहा है।
परंतु इसमें चिंताएं भी ऐसी हैं कि इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान पर कुछ शक्तियां, चाहे वो तुर्की हो चाहे अजरबैजान हो, वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष को कमजोर करने के तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी के साथ एक चिंता यह भी जाहिर की गई कि जो वैश्विक व्यवस्था में आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह लगातार बढ़ रही है, परंतु अमेरिका जैसा एक जो बड़ा देश है जो कि विश्व भर में सर्वोच्च स्थान पर है अर्थव्यवस्था में, वह कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से चिंतित होकर ये जो टैरिफ वॉर और जो शुल्क लगा रहा है भारत के ऊपर और तमाम प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की गई। यह 4 प्रस्ताव जो वर्तमान परिदृश्य हैं उसको लेकर पारित किया गया। इसके साथ ही जो अभी हम जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 60 वर्ष चल रहा है, उनके 150वां वर्ष उनके जन्म जयंती का चल रहा है, तो इसमें आने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत में यात्रा निकालेगा। देश भर में उनके विचारों को लेकर, उनके संघर्ष को हम जनजातीय समाज तक जाएंगे। इसके साथ ही जो जनजातीय छात्रावास हैं, जहां जनजातीय समाज के छात्र रहते हैं, उनका देशव्यापी सर्वेक्षण अभावित करने जा रही है। संघ शताब्दी वर्ष में तमाम प्रकार की गतिविधियां, संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम प्रकार की गतिविधियां काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर देश भर के परिसरों में हम लोग करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम सभी जानते हैं कि द्वितीय सर संचालक गोलवलकर जी यहाँ के विद्यार्थी रहे, यहाँ के शिक्षक रहे, तो यहाँ पर विशेष कार्य योजना के तहत हम लोग कार्य करने वाले हैं। इसके साथ ही मंगलवार दोपहर मधुबन तहसील परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एसडीएम राजेश अग्रवाल और सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र मिश्रा के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों के बीच काफी देर तक बहसबाजी होती रही, जिसमें मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक मामला शांत हो चुका था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। राजेंद्र मिश्रा किसी कार्य से एसडीएम से मिलने पहुंचे थे, तभी कहासुनी शुरू हो गई। इस झड़प को लेकर तहसील परिसर में दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सपा नेता ने एसडीएम के आरोपों को झूठा करार दिया है। आज मैं नियत दिनों की बात जन सुनवाई कर रहा था 10 से 12, और इसी में बीच में एक संग्रामीण की असामयिक मृत्यु हो गई, तो कंडोलेंस सभा भी था, सभी लोग आए भी थे, उसमें सारे अधिवक्ता, पूरा जन सैलाब, सभी लोग सम्मिलित थे, तो काफ़ी महिलाएं आ गई थी, तो मैं जन सुनवाई कर रहा था। उसके बाद 12 बजे के बाद वकीलों का 2 गुट आपस में विवाद करने लगा, उसको मैं सुलझाने के लिए अध्यक्ष मंत्री से बात कर रहा था, और मैं खाना खाने के लिए उठाई था कि लगभग 12:50 का समय था। अचानक तेजी से दरवाजा तेजी से घुसते हुए और मर्यादित और संसदीय तरीके से वो एक सपा के नेता, पूर्व सभा प्रत्याशी रहे हैं, और मिश्रा राजेंद्र मिश्रा जी आए, जिनको मैंने काफ़ी सम्मान दिया है विगत 13-14 दिनों में, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वो जो भी काम लाते हैं वो सिर्फ दलाली का काम है उनका, अपना कोई निजी काम नहीं, जनता की दलाली। और मेरे न्यायपालिका यानी मेरे न्याय में दखलंदाजी करना, कोर्ट के काम में दखलंदाजी करना, कोर्ट का काम नियमानुसार मैं करता हूँ, नियम के कानून के तहत करता हूँ। मैंने कई बार समझाया उनको कि मेरे न्यायपालिका में दखलंदाजी मत करिए आप, इससे जनता का विश्वास टूटता है, और आप मर्यादित तरीके से आप बात कहिए, आपका सम्मान है। लेकिन उन्होंने कागज फाड़ना शुरू कर दिया यहीं पर, और कहा कि 4 महिलाओं को लाके आपको फंसाऊंगा गंभीर धाराओं में, आपकी इज्जत को तार तार कर दूंगा, आप अभी हमको पहचानते नहीं हैं, मैं सपा का बहुत दिग्गज नेता हूँ, कई एसडीएम की धज्जी उड़ा चुका हूँ। और तब भी मैंने उनको सम्मान पूर्वक यहाँ बिठाया, पानी पिलाया। मेरे गवाह हैं स्टेनो, मेरे गवाह सोरम हैं, कई अधिवक्ता गवाह हैं, कई महिलाएं, दिल्ली एडवोकेट से एक वकील मंजुला जी आई थी, वो गवाह हैं। सर अग्रिम कार्रवाई क्या होगी? मैंने तत्काल उनके रूप को देखते हुए, काफ़ी भीड़ लग गई, तो मैंने एसएचओ को फ़ोन किया, पूरी पुलिस आई है, उसमें वो भाग खड़े हुए हैं पिछले दरवाजे से, और मैंने आदेश दिया है कि ऐसे बदमाश और मर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले, अपने आप को समाज में गुंडा तंत्र स्थापित करने वाले, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सामाजिक तत्व हो, जो जनता का उत्पीड़न, अधिकारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, ऐसे के खिलाफ तुरंत 24 घंटे के अंदर
निरोधात्मक कार्रवाई करके मेरे सामने प्रस्तुत करे ताकि इनको जेल भेजा जा सके। बाकी FIR की तारीख मैं तैयार कर रहा हूँ। धन्यवाद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवी भवन के सामने दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृपानंद जी महाराज अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि बेचू प्रशासन ने 17 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी कर योग पाठ्यक्रम में दिव्यांग जनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। स्वामी कृपानंद जी का कहना है कि ये निर्णय न केवल दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी खिलाफ है, जो समानता और जीवन के अधिकार की गारंटी देते हैं। उन्होंने मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस नोटिफिकेशन को तत्काल वापस ले। स्वामी जी ने यह भी बताया कि देश के कई विश्वविद्यालयों में दिव्यांग छात्र योग पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और बेचू में भी पहले ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। धरना स्थल पर दिव्यांगजनों और उनके समर्थकों की उपस्थिति बढ़ रही है और सभी की नजरें अब बेचू प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। दिव्यांग पीठ का पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कृपानंद जी महाराज के नाम से संबोधन है मेरा। आज यहाँ पे क्यों आप धरने बैठ गए हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 17 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में योग पाठ्यक्रम में दिव्यांगों के प्रवेश को वर्जित कर दिया है, निषेध कर दिया है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और ये मांग लेकर के कि अभी तक बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी नहीं था। ये सीधे सीधे दिव्यांग अधिनियम 2016 के विरुद्ध है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। कब ये नोटिफिकेशन निकाला गया? 17 मई 2025 को। क्या इससे पहले जो है दिव्यांगों का यहाँ योगा में एडमिशन होता था? नहीं, इससे पहले दिव्यांगों का एडमिशन होता था नहीं होता ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि दिव्यांगों को इतना अपमानित नहीं किया जाता था कि ये शब्द लिख करके नोटिफिकेशन में उनको प्राइवेटेट किया है। इसके पहले जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं उसमें ये शब्द नहीं रहे। आप यहाँ से योगा किए? मैं यहाँ से योगा नहीं किया हूँ, मैं दूसरे यूनिवर्सिटी से योगा किया हूँ। क्या मांग लेते हैं? क्या मांग करते हैं? मेरी मांग है कि दिव्यांग जनों को भी प्रवेश दिया जाए, प्रवेश फॉर्म उनको भी लेने का अधिकार है, वो भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरे। दिव्यांगों की 21 प्रकार की श्रेणी होती है, जिसमें कुछ अस्थि दिव्यांग जो होंगे उन्हीं को थोड़ी असुविधा हो सकती है, बाकी अदर कैटेगरी के जो दिव्यांग हैं उनको योगा करने में कोई असुविधा नहीं होती है। और योग तो उनके लिए और अनुकूल हो सकता है जिनको बहुत ज़्यादा हीनता है, दिव्यांगता अगर उनके भीतर है, योग करेंगे तो और आत्मबल उनका ऊंचा होगा। तो जनरली उनके लिए तो और ज़रूरी है, या तो ये स्पेशल कोर्स बना के दें हमको या तो उसी कोर्स में हमको दें। तो संबंधित अधिकारी, कल मैं मालवी भवन जो योग प्रशिक्षण केंद्र है मालवी भवन में आया, अपना नोटिफिकेशन दिया, आग्रह किया, तो जो है कि 24 घंटे का समय दिया गया था। 24 घंटे में इन लोगों ने न मुझे संपर्क किया, ना ही मुझे कोई सूचना दिया। जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो कार्यालय के लोग आए हैं, बताए हैं कि कार्रवाई की संस्कृति विश्वविद्यालय कुलपति जी के यहाँ पहुँच गई है, 1-2 दिन में इसका परिणाम आ जाएगा। लेकिन क्या परिणाम आएगा ये आश्वासन देने में असमर्थ। अगर आपकी मांग नहीं मानेगी अब तक आप क्या करें? अब तो आपके सामने है हम क्या कर रहे हैं। जो मेरे पास संवैधानिक और लोकतांत्रिक हथियार अथवा अधिकार है, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। वाराणसी में टूरिज्म एसोसिएशन के नए पदाधिकारी चुने गए, राशिद खान बने अध्यक्ष। होटल मदीन में वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिनमें सर्वसम्मति से राशिद खान को अध्यक्ष चुना गया। सचिव पद पर पंकज सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शिव त्रिपाठी, उपाध्यक्ष पद पर राम पांडे, संयुक्त सचिव विवेक तिवारी और कोषाध्यक्ष प्रवीण मेहता निर्वाचित हुए। चुनाव संचालन डॉक्टर अजय सिंह और मजीद खान ने किया, जिसमें शहर के प्रमुख होटल और ट्रैवल एजेंट्स ने भाग लिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राशिद खान ने सभी सदस्यों का आभार जताते हुए पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास का संकल्प दोहराया। जी, मैं सुशील सिंह हूँ, मैं डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ यूपी का। क्योंकि मेरा ऑफिस ही बनारस में है, तो बनारस में बैठता है। और ये वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन जो अभी बना है, ये बहुत ही अच्छी एसोसिएशन बनी है। इसके माध्यम से तमाम पर्यटन से जुड़े कार्य हम लोग करेंगे। पर्यटन में जो जो हमारे सहायक चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे खान साहब हमारे प्रेसिडेंट ने बोला कि इसमें हम पर्यावरण को भी ध्यान करेंगे। हमारे और सदस्य ने बोला कि हम लोगों ने इसको कल्चरल और इसको
पर्यटन और कल्चर को जोड़ के चलेंगे। यहाँ पर जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जो कल्चर संस्थाएं हैं, सबको हम लोग लेके यहाँ से बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। और जो पर्यटक बनारस में आते हैं, मेरा मेन पर्पस होगा उनका उन संस्कृति से, उन कल्चर से रूबरू कराएं और उनको बड़े पैमाने पर यहाँ लेके आएँ। नंबर ऑफ स्टे बढ़ाना हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी पे हम लोग काम करेंगे। हमको लगता है वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन हमारा VTA इसी पे काम करेंगे कि हमारा एसोसिएशन 1 रात 2 रात की जगह 4-5 रात यहाँ स्टे कैसे करा सकें। इसके लिए हम लोग खान साहब के साथ मिल के आइटनरी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर स्टे कराने का प्रयास करेंगे। वाराणसी के मेहंदीगंज राजा तालाब रिंग रोड के पास राष्ट्रीय उदय पार्टी द्वारा न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जिसमें देश भर से आए नेताओं और समर्थकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्ना राव पाटिल और फाउंडेशन 64 के अध्यक्ष रामकुमार पाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्याय मोर्चा के घटक दलों के नेता, राष्ट्रीय किसान दल के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव, वीर फूलन देवी जन संगठन के अध्यक्ष रमेश निषाद और भारतीय मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष रामधनी बिंद भी मंच पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से नेताओं ने संदेश दिया कि यदि देश को आगे बढ़ाना है और समाज में न्याय स्थापित करना है तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाना होगा। कार्यक्रम में वाराणसी सहित कई जनपदों से भारी संख्या में लोग शामिल हुए। आज भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी की 300वीं जयंती का कार्यक्रम 8 जून को मेहंदीगंज राजा तालाब में आयोजित है। क्योंकि भागीदारी न्याय मोर्चा में जो शामिल दल है, राष्ट्रीय किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी हैं और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केवट रामधनी बिंद जी हैं हमारे साथ में, और वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी हैं। तो इसमें देश के कोने कोने से अतिथि के रूप में लोग आ रहे हैं और ख़ास करके इधर पूर्वांचल के तमाम ज़िले से तमाम लोग राजमाता अहिल्या देवी होलकर को जानने वाले और जो न्याय प्रिय लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो चूँकि आज देश लोकतंत्र से चल रहा है, लेकिन लोकतंत्र में भी कहीं न कहीं राजशाही जैसा वातावरण निर्माण है। आज अत्याचार अन्याय चारों तरफ व्याप्त है। यहाँ तक कि जो शासन वर्ग है, जो शासन कर रहे हैं, यह अगर इनके लोगों के द्वारा अत्याचार अन्याय हो रहा है तो पक्षपाती रवैया अपना कर उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और विपक्ष के लोगों के साथ यानी अन्य लोगों के साथ अगर कुछ भी घटनाएं होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके विलेन के रूप में दर्शाते हैं। तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जो विचारधारा जन जन तक जाएगी, क्योंकि राजमाता अहिल्या देवी होलकर ऐसी शासिका रही हैं जो आधुनिक भारत की निर्माता कही जाती हैं, न्याय के लिए जानी जाती हैं, कि अपने बेटा को ही गाय के बछड़े को दब जाने से अपने बेटा को ही मृत्युदंड सुनाई। तो आज देश को आगे ले जाना है, सभी वर्ग को सम्मान देना है, सभी वर्ग को अधिकार देना है, तो कम से कम शासन वर्ग न्याय प्रिय होना चाहिए, शासक न्याय के मार्ग पे चलना चाहिए। इन्हीं सब को लेकर के आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और आप सभी जो भी चैनल है, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी लोग, चूँकि हम लोग संघर्षवादी लोग हैं, राष्ट्रीय उदय पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा संघर्ष कर रही है। इसमें बड़ी मीडिया तो हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं, लेकिन जो आप लोग हैं संघर्षवादियों की आवाज़ उठाते हैं, तो हम आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं जनता जनार्दन को कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर 8 मार्च को मेहंदीगंज राजा तालाब रिंग रोड पे 8 जून को भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अहिल्याबाई होलकर का बहुत चढ़ बढ़कर बहुत बड़े पैमाने पर उनका जन्मदिन 300वां जन्मदिन मनाया गया है, क्या लगता है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आपने किया तो भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से वोट की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को न तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर से लेना देना है, ना तो इन्हें धर्म से लेना देना है, ना तो किसी जाति से लेना देना है।
जहां वोट बैंक दिखेगा वो अपना बाजा बजाना शुरू कर देंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ा समाज बड़े उम्मीद के साथ वोट दिया और सत्ता में 2014 से ही आज तीसरी बार सत्ता में बैठाया है अति पिछड़ा समाज। इस अति पिछड़ा समाज को गुमराह करते रहे। जब ये विपक्ष में रहे तो अति पिछड़ा समाज को कहा इन्होंने भाई आपका सारा ओबीसी का हिस्सा यादव खा गया, लेकिन आज सत्ता में आने के बाद इन्होंने कहा अति पिछड़ों को भागीदारी देने के लिए सामाजिक न्याय समिति का इन्होंने रिपोर्ट मतलब गठन किया और अक्टूबर 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गया। लेकिन अब तक 2025 चल रहा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू नहीं किया, तो ये गुमराह कर रहे हैं। और केंद्र में भी माननीय मोदी जी भी जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किए और जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट लागू नहीं किए। तो अति पिछड़े समाज, अत्यंत पिछड़े समाज के भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। आज ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन जबकि अति पिछड़ों अत्यंत पिछड़ों को न्याय मिलेगा आरक्षण में वर्गीकरण करके। उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार प्रदेश है, 1978 में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ओबीसी आरक्षण लागू किए और बंटवारा के साथ जो ओबीसी में प्रबल जातियां उनका हिस्सा अलग, जो कमजोर है इनका हिस्सा अलग। और आज देश के लगभग 11 प्रदेशों में ओबीसी आरक्षण लागू है, लेकिन सबसे बड़ा प्रदेश देश का उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है। तो सबसे बड़ा अगर आज देखा जाए तो सामाजिक न्याय की लड़ाई की जरूरत तो उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए हम सभी लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा बनाकर आज हम सब संघर्ष कर रहे हैं। अति पिछड़े समाज को न्याय दिलाने का काम, आरक्षण में वर्गीकरण कराने का काम हम सभी लोगों का है। क्या महापुरुषों को आगे करके ही चुनाव लड़ना संभव हो गया है क्या अब आज के समय में? नहीं, महापुरुषों को आगे करके चुनाव लड़ना संभव नहीं है, लेकिन महापुरुषों की जो विचारधारा जो देश हित में जनहित में है, तो ये देश हित जनहित उनकी विचारधारा जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों की जयंती अनिवार्य है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 11 साल से देश में शासन में है। अब तक तो इन्हें राजमाता अहिल्या देवी का कभी याद नहीं आया और अब 10 दिन तक लगातार इन्होंने राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती मना रहे हैं। इसलिए कि जब इन्हें लगा कि राष्ट्रवादी पार्टी ने अब पार्टी बना करके राष्ट्रीयता, मानवता, समानता की बात कर रही है और न्याय देने की बात कर रही है, तब इन लोगों ने राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती मना रहे हैं। जबकि शुद्ध रूप से हमने कहा कि महापुरुष का नाम लेके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन महापुरुषों के विचारधारा पे चलना बीजेपी को नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वाराणसी के थाना लंका क्षेत्र में ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगल के मौके पर जो संकट मोचन हनुमान जी के रुद्र अवतार का दिन माना जाता है, पुलिस ने एक सराहनीय पहल की। चिलचिलाती धूप में जनता को राहत देने के लिए पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ठंडे पेय पदार्थों का वितरण किया गया। लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया और शीतल पेय का आनंद उठाया। इस सेवा से भक्तों को गर्मी में काफी राहत मिली।